तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये क्वेश्चन पूछता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कंप्यूट की जाती है? तो याद रखिए हमेशा CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटल असेट प्राइसिंग CAPM। मॉडल। जी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज फॉलो: के इक्वल टू RF, रिस्क फ्री रेट, प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो RF हो गया रिस्क फ्री रेट, और RM माइनस RF क्या हुआ? मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि आपका रिक्वायर रेट क्या है। ठीक है, तो जी। ये इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। मार बीटा दे देता है, रिस्क फ्री रेट दे देता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार केवल फॉर्मूला पूछता है, केवल फॉर्मूला, केवल एक सिंगल फॉर्मूला। मार्केट रिस्क प्रीमियम, RM माइनस RF। ठीक है, ये आता ही आता है एनी हाउ। फिर होता है वेटेज एवरेज कैपिटल ऑफ कॉस्ट। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सिंपल ये याद रखिएगा, WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के इंटू WE प्लस KD इंटू 1 - TX इंटू WD। तो KD हो गया कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट वेट ऑफ डेप्ट WD, KE हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, WE हो गया वेट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद कर लो। दोनों, या तो दोनों आ जाएगा या तो कोई एक आएगा। ठीक है, ये शायद मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया। डाल दिया था, डाल दिया। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका the the free cash flow are then discounted at appropriate discount rate to arrive at enterprise value. Free cash flow are then discounted at appropriate discount rate, उससे आपकी EV निकल आती है ऑफ द फर्म और द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, फिर होता है रिलेटिव वैल्यूएशंस। DCF मेथड यूज होता है उसके लिए, थ्रो अप अ नंबर ऑफ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, देयर एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड डिस्काउंट रेट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, लेकिन हमको ये याद रख कि वैल्यूएशन एक्सरसाइज में DCF में कंपेयर किया जाता है प्राइस विथ वैल्यू, वेदर अ बिजनेस इज ओवर प्राइस, अंडर प्राइस और फेयर प्राइस। तो DCF हमेशा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लग तो रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन DCF वैल्यू भी बता। DCF से अपने को क्या पता चलता है? व्हाट में लाइक टू कंपेयर व्हाट वी गेट एंड व्हाट वी पे, यानी कि हमको क्या मिलेगा, हम क्या पेड करेंगे। तो ठीक है, व्हाट वी पे इज द प्राइस, हम क्या पे करते हैं, प्राइस। ठीक है, और व्हाट वी गेट, अर्निंग और असेट्स ऑफ बिजनेस। एक तो अर्निंग मिलेगी और जो असेट्स है वो हमारे होते हैं। ठीक है, सो वी कैन कंपेयर प्राइस विथ अर्निंग एंड असेट्स। ठीक है, अपन प्राइस को किससे कंपेयर करते हैं? अर्निंग और असेट्स से। ठीक है, ऑल क्लियर? और अपने को पता चलता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन तो कोई नहीं कर सकता एब्सोल्यूट। तो वहां से अपने को ये तो समझ में आता है ना कि चीप है कि एक्सपेंसिव है। ऑल क्लियर? फिर होता है डिविडेंड यील्ड, इसको याद रखिएगा, डिविडेंड, प्राइस टू डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड आर द प्रॉफिट दैट द कंपनी पे आउट ऑफ इट्स इक्विटी होल्डर्स। ठीक है, जो अपने इक्विटी होल्डर्स को पेड करती है प्रॉफिट से। जो वेल मैनेज कंपनीज होती है, जिनका स्टेबल डिविडेंड होता है। ठीक है, टू इन्वेस्टर इवन इंश्योरिंग दैट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी आर एडिक्वेट फंडेड। ठीक है, डिविडेंड कैन बी कंपेयर विद द शेयर प्राइस फॉर अ सेंस, चीप है एक्सपेंसिव है। ठीक है, कितना डिविडेंड मिलेगा? तो डिविडेंड यील्ड कहां से निकलता है? ये क्वेश्चन आता है डिविडेंड यील्ड का, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। डिविडेंड दे दिया रहेगा, डिविडेंड पर शेयर और करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। या फिर कई बार ये भी होता है कि डिविडेंड यील्ड दे देगा, डिविडेंड पर शेयर दे देगा, वो पूछेगा करंट प्राइस क्या है।
तो भी बनना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो। ओके। अब कोई जी कंपनी है वो हर साल 5 रुपया डिविडेंड दे रही है ओवर लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डिविडेंड का क्या रोल है। 5 साल पहले 50 रुपया रेट था, डिविडेंड था 5 5 रुपया, तो डिविडेंड यील्ड 10 रुपया, ठीक है। और प्राइस डिवाइडेड बाय डिविडेंड तो 10 आता था, प्राइस को डिविडेंड से डिवाइड किए तो यहाँ फिर एक 100 रुपया प्राइस हो गया तो डिविडेंड यील्ड 5% हो गया, प्राइस हो गया 150 तो डिविडेंड यील्ड 3.3, और प्राइस हो गया 200 तो 2.5। समझ में, प्राइस जितना बढ़ते गया डिविडेंड तो उतना ही दे रही है हर साल कंपनी, कुछ बढ़ा के तो डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड डिविडेंड तो 5 के हिसाब से ही देते जा रही है। 5 रुपए ही दे रही है फिक्स। हाँ, डिविडेंड जो है ठीक वो है। परसेंटेज में डाउन होते जा रहा है। हाँ लेकिन अगर आप काइंड सोचोगे तो ऑफ। आपको प्राइस में ग्रोथ कितना मिल रहा है ये देखो, आप डिविडेंड छोड़ दो, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये इस टाइप से कैलकुलेट करके बताए कि जितना प्राइस बढ़ते जाएगा, अब मान लो आप 200 रुपए में खरीद रहे हो तो आपका डिविडेंड यील्ड 2.5 है, ठीक है। तो इक्विटी का जो यील्ड होता है वो हमेशा हायर होता है बॉन्ड के, ठीक है। इक्विटी इज अवेलेबल चीप, इक्विटी हमेशा सस्ते में अवेलेबल होती है, और वो भी तब जब मार्केट डाउन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग बुल मार्केट इक्विटी यील्ड आर क्वाइट लोअर देन द बॉन्ड यील्ड, ठीक है। स्टॉक अवेलेबल एट डिविडेंड यील्ड हायर देन दोज ऑफ कंपैरेटिव स्टॉक एंड मार्केट डिविडेंड यील्ड में बी सीन एज वैल्यू फ्री, ठीक है। हायर डिविडेंड पे आउट में इंडिकेट लिमिटेड एवेन्यू फॉर एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है, ठीक है। अगर ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है, पे आउट ज्यादा है, यानी कि उनके पास अब वो लिमिट में है, ठीक है। सर मतलब जो इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले थे उधर से स्टार्ट किया है क्या अभी जस्ट? हाँ बस वही है, ये डिविडेंड यील्ड से ही स्टार्ट किए हैं, बाकी अपन ने ये दो फार्मूले बताए इसको देखना है बस, ये फॉर्मूला के याद रखना है, ये ठीक एक है। बार फिर से बोल सकते हो? केवल ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल से, हमेशा याद रखिएगा इसका फॉर्मूला ये है। और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फिर रिलेटिव वैल्यूएशन, और ये डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड के लिए सिंपल फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या आता है? इसमें रिलेटिव वैल्यूएशन रिलेटिव वैल्यूएशन में कुछ नहीं है, डीसीएफ मेथड का यूज करते हैं अपन, ठीक है। उससे अपन ये पता लगाते हैं कि स्टॉक ओवर थोड़ी प्राइस है। लिंक नहीं लग रही है अभी, हाँ, लिंक लग नहीं रही है, लिंक मीन्स आवाज नहीं आ रही। मतलब लिंक हेलो। एग्जैक्टली मतलब पीसीएफ मेथड जो है ना, हाँ, हाँ मतलब ऊपर का ये जो इक्वेशंस थे देखो, इक्वेशंस। ये इक्वेशन अलग है, ओके ये रिलेटिव वैल्यूएशन अलग है। ये हाँ हाँ 10.6 है, ये न्यू टॉपिक शुरू हुआ है, थोड़ा सा ही। ओके ठीक है चलेगा। डीसीएफ से अपने को बस ये पता लगता है कि किसी भी एनालिस्ट डीसीएफ मेथड से ये पता लगाते हैं कि स्टॉक या बिजनेस जो है वो ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है, कि फेयर प्राइस है, बस और कुछ नहीं। और आप हमेशा अपन प्राइस को कंपेयर करते हैं अर्निंग और असेट्स, ठीक है, ओके कि हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं और अपने को क्या मिल रहा है अर्निंग और असेट्स ऑफ बिजनेस। डीसीएफ बहुत पॉपुलर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इतने को भी पढ़ लेंगे ना तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड से तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी है। डिविडेंड यील्ड इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ स्टॉक, ठीक है। अर्निंग यील्ड, पी रेशो सबसे इंपॉर्टेंट। अर्निंग यील्ड कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर, तो पहला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ स्टॉक, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि हमको पर शेयर क्या अर्निंग मिल रही है और स्टॉक का करंट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। करंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर,
तो ईपीएस क्या होता है? ईपीएस बताइए क्या होता है? नेट प्रॉफिट को जब अपन नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ईपीएस क्या होता है? नेट प्रॉफिट को जब अपन डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से। ओनली अ पार्ट ऑफ ईपीएस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ठीक है। तो कुछ पार्ट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बाकी पार्ट को कंपनी के द्वारा रिटेन कर लिया जाता है, ठीक है। पी रेशो इंडिकेट करता है कि कितना पैसा एक इन्वेस्टर देने को तैयार है एक यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द करंट मार्केट प्राइस एंड हिस्टोरिकल पी। फॉरवर्ड पी क्या होता है? बाय यूजिंग द फोरकास्ट ईपीएस, यानी कि अपन आने वाले समय में ईपीएस कैसा हो सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या होता है? मे विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर द अर्निंग। अगर उनको दिख रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा है तो वो और ज्यादा पे करने को तैयार होती है, ठीक है। अगर सभी चीज को कांस्टेंट रखा जाए तो हायर पी रेशो कंपेयर टू पीयर ग्रुप नंबर एंड द मार्केट पी इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंसिव। जिसका पी हाई है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव स्टॉक है। और लोअर पी को क्या बोलते हैं? अंडर वैल्यू स्टॉक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। कई तो कंपनीज के पी बहुत लो रहते हैं, अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है, हमेशा आए। पी रेशो तो कभी पीछा नहीं छोड़ता, ईपीएस हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और ईपीएस अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका भी एक मार्केट का एक नॉलेज है ना, वो भी गेन होता है। तो शेयर ऑफ कंपनी विथ हायर ग्रोथ पोटेंशियल, जिसमें हायर ग्रोथ ज्यादा है, रिस्क कम है, शुड ट्रेड एट प्रीमियम। प्रीमियम में ट्रेड होते हैं पीयर ग्रुप से, तो उनका भी जो पी थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। जिसके लोअर ग्रोथ पोटेंशियल है और हायर रिस्क है वो डिस्काउंट में ट्रेड हो, ठीक है। तो इस फैक्टर को भी अपने को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी अर्निंग आ रहा पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि आप अर्निंग एक समय की ही होती है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट प्राइस ऑफ रेफरेंस फॉर ईपीएस इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बस अपने को सिंपल ये समझना है कि आने वाले फ्यूचर में की अर्निंग में इन्वेस्टर कितना पैसा देने को तैयार है, ठीक है। फ्यूचर की अर्निंग हिस्टोरिकल अर्निंग से भी होता है, फ्यूचर की भी अर्निंग हो सकती होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफन इन्वेस्टर एक्सेस कंपनी बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर पोटेंशियल। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, फ्यूचर की पोटेंशियल को देख के इन्वेस्ट करते हैं, लास्ट के परफॉर्मेंस से उनको मतलब नहीं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? फ्यूचर अर्निंग को। और जो पास्ट का ईपीएस है ना, उसको ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट ईपीएस ऑफ ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर टू बी अनड्यूली लो और हाई, ठीक है, तो दे मे इंटेंड टू कंपेयर द स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये पी रेशो आपको समझ में आया? एनी डाउट? एनी क्वेश्चंस? इसको रिवीजन करिएगा, बहुत सिंपल सा रहता है, ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इसके फॉर्मूले, कोई भी एक भी छोटा बड़ा फॉर्मूला किसी को ना स्किप मत करना फॉर्मूला। चैप्टर 10 में तो खासकर चैप्टर 8 और 10, इस दो चैप्टर्स को अच्छे से कर दोगे और केस स्टडी को स्किप भी कर दिए ना, केस स्टडी आती दो, 8 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन भी अगर आपने बनाए, यानी कि ये 8 को स्किप कर दिया आपने, 92 बनाए, 92 उसमें 80 राइट्स है, 80 आपका सही है, ठीक है। 12 गलत है, तो 12 गलत है तो कितना नंबर कम हुआ? 3 नंबर, तब भी आपके 77 नंबर आएंगे। 12 क्वेश्चन गलत है तो कितना हुआ? 4 नंबर, ठीक है। तब भी आप 70 से ऊपर आएंगे अगर आपने केवल केस स्टडी को भी स्किप कर दिया तो। बस चैप्टर 8 और 10 को अच्छे से करना है, उसमें ऐसा ना हो कि कुछ छोड़ दो, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे केस स्टडी नहीं बनता, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दिए, ये ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन केस स्टडी अगर आपने 8 और 10 अच्छे से किया है तो केस स्टडी भी बनता है, बन जाता है अपने आप।
अब ये पूछता है कि अर्निंग रेशो कौन कौन से होते हैं। एक होता है डिविडेंड यील्ड, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशंस, प्राइस टू डिविडेंड। तो पहला ये होता है अर्निंग रेशो में आता है प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। ग्रोथ एडजस्टेड में आता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये ग्रोथ एडजस्टेड। ऐसे भी पूछता है ना विच इज अर्निंग रेशो, तो पीजी रेशो। इसमें कुछ नहीं है जो पी प्राइस टू। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी विथ हाई और लो ग्रोथ रेट शुड ट्रेडेड एट प्रीमियम। जिसमें ग्रोथ हाई दिखती है वो प्रीमियम में ट्रेड होते हैं, और जिसमें लो दिखती है वो डिस्काउंट में। कंपेयर टू देयर पीयर्स, यानी कि कंपेरिजन। तो डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज लाइकली टू बी सब्जेक्टिव। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो अपने को पता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ को एडजस्ट कर दिया गया। तो कैसे प्राइस टू पीईजी रेशो कैसे बना, प्राइस टू अर्निंग रेशो में पीईजी ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसे है। करंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो ये पीईजी रेशो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पीईजी रेशो लेस देन 1 तो बिजनेस में भी ट्रेडेड एज अंडर वैल्यू, ठीक है। आई स्टॉक विथ पी रेशो इज सीन एज ओवर वैल्यू। लेकिन यहां पे पीईजी लेस देन 1 यानी अंडर वैल्यू, और मोर देन 1 ओवर वैल्यू। सिंपल, इतना बस याद रखो। अब जैसे यहां पे बताया गया है, ये कंपनी है जिसका ए का अर्निंग है 10 रुपया, और कंपनी बी है उसका अर्निंग कितना है, कंपनी ए की अर्निंग है 10 और ट्रेड हो रहा है 120 में। कंपनी बी की ईपीएस है 140 रुपया, ठीक है। दोनों की अर्निंग सेम है ना, 10 रुपीज, ठीक है, सेम ईपीएस। और पी रेशो ए का है 12 और बी का है 14, ठीक है। तो कौन सी बेटर है। अगर लग रहा है कि ए की ग्रोथ है 10%, बी की है 15, ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 किए तो 1.2 आ रहा है, और यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना आ रहा है 0.9। अंडर तो अंडर वैल्यू वाली बात आ जा रही है। हाँ, तो ये जो है 0.9, अंडर वैल्यू आ जा रही है। हाँ तो 1 से कम है यानी कि ये अंडर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे अपन अंडर ने वैल्यू देखा हो ना 1 जाएगी। से कम है तो अंडर वैल्यू, जी। और यहाँ पे 1.2 आ रहा है तो ओवर वैल्यू। तो कंपनी ओवर बी वैल्यू ज्यादा बेटर इन्वेस्ट है, ठीक है। बेटर होगी, जी सर। ये इतने में भी एक क्वेश्चन केस स्टडी का बन जाता है। याद रखिएगा थ्योरेटिकल की, एक से ज्यादा है तो अंडर वैल्यू, यानी कि एक से कम है तो अंडर वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंट को भूलना मत कभी, ठीक है। जी क्वेश्चन कुछ सर। भी आता है, कुछ भी, ठीक है। फिर है इंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा। अब बिजनेस कैन बी फंडेड बाय वेरियस सोर्सेस। बिजनेस को फंड कहां से मिलता है, कोई भी सोर्स से मिल सकता है, कॉमन इक्विटी, प्रेफर शेयर्स, कैपिटल एंड डेब्ट, ठीक है। इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स। कॉमन इक्विटी का रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, जो कॉमन इक्विटी जिसके पास है, अगर अपन ने अपनी लाइबिलिटी पूरी पे कर दी, उसके बाद जो रेसिडुअल असेट्स बचे वो हमारे होते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन इक्विटी, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जो इक्विटी में अर्न होता है वो किससे अफेक्ट होता है, बाय द करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, ठीक है। ईपीएस एंड टर्न रेशो सच एज पीई और पीईजी आर इंपेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, ठीक है। पीई और पीईजी इंपैक्ट होता है किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा मतलब नहीं होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग शेयर होल्डर जो होते हैं, जिनके पास शेयर होल्डर या प्रमोटर्स बोलते हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एक्वायर कर सकते हैं ऐसा वैल्यूएशन रेशो जिससे दैट इज न्यूट्रल टू द कैपिटल स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बिकम मोर सुटेबल, ठीक है। वो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करवा सकते हैं, ऐसा वैल्यूएशन रेशोज यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, यहीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं। When a company is value from the perspective of acquire, when it is potential acquisition target, ठीक है। कोई एक्वायर करने वाला, एक्विजिशन होने वाला है, तो उसकी इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसको डिवाइड कर देते हैं ईबिट से या तो ईबिटा से।
ये क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना, ये आपको न्यूमेरिकल केस स्टडी में दिखेगा ही दिखेगा, बहुत इजी होता है, बस एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब both the ratio are neutral to capital structure. Case of capital intensive industry, difference is the historical cost of asset and choice of depreciation method can cause major discrepancy. तो for such industry, capital intensive industry में EV by EBITDA यूज होता है, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में ये, और अदर इंडस्ट्री में EV by EBIT, ठीक है, क्लियर। फिर होता है जी सर। इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल रेशो, कि आपका सेल कितना है और इंटरप्राइज वैल्यू कितना है। तो ये कैसे निकलता है, ऐसी कंपनी दैट हैव रिसेंटली मैनेज टू ब्रेक इवन, ठीक है, प्रॉफिट इज लाइकली टू बी मच लोअर देन द हायर देयर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ठीक है, द अबोव मल्टीपल विल बी टू हाई, ठीक है। तो यहाँ पे ईवी बाई सेल्स का यूज करते हैं, जिस कंपनी में लॉस मेकिंग है और उसमें आपको फ्यूचर में टर्न अराउंड दिख रहा है, उसके लिए ईवी बाई सेल रेशो यूज करते हैं। एक सिंपल लाइन में बस याद रखिएगा, ईवी बाई सेल्स रेशो किसमें होता है, जो कंपनी टर्न अराउंड दिख रही है कि वो प्रॉफिट में हो आने वाली है और वो प्रॉफिट को वो सस्टेन भी करने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आया प्रॉफिट फिर अगले साल फिर गोल हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। वहां पे ईवी बाई सेल्स का यूज होता है, ठीक है। फिर असेट्स बेस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स में आता है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी किसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल और नेटवर्थ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ईबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मींस डेट प्लस नेटवर्थ, ठीक है। ये दोनों रेशो से ये पता चलता है कि कोई बिजनेस कितने अच्छे से कैपिटल को एलोकेट किया है, एंड व्हाट आर द रिटर्न ऑन द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, एंड इक्विटी अलोंग विद डेब्ट, ठीक है। यू और मी एज अ इन्वेस्टर आर लुकिंग एज अ रिटर्न ऑन अवर इन्वेस्टेड कैपिटल, अपने को मतलब नहीं है, ठीक है, नॉट एसेंशियल रिटर्न ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से मतलब नहीं, अपने को ये मतलब है कि आज अपन ने कितने पैसे लगाए और उसका रिटर्न क्या मिलता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, कई बार इजी क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, ओके। फिर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज, ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड वैल्यूएशन रेशियो सच एज पी और ईवी बाय ईबिटा, उस वो क्या सोचते हैं, फोकस करते हैं हाउ मच है इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट टू अर्न अ प्रॉफिट। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है, हाउ मच अ इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट टू गेन ओनरशिप इंटरेस्ट, आपको ओनरशिप इंटरेस्ट, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो प्राइस टू बुक वैल्यू का ये फॉर्मूला है, या प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ये दोनों फॉर्मूला याद रखें। कई बार मार्केट कैप और बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे देता है, और कई बार प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, जहां से, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चंस, नहीं सर। आगे आगे बढ़े। यस। ओके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्राइस टू बुक वैल्यू किसके लिए, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज के लिए, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इनके पास असेट्स होते हैं जिसकी वैल्यू भी होती है, यानी कि फेयर वैल्यू पे मिल जाता दिखता है अपने को। इनकी जो वैल्यू होती है ना, मॉनेटरी असेट्स जो होते हैं, उनकी वैल्यू एकदम क्लोजली अफेक्ट होती, रिफ्लेक्ट होती है उनकी फेयर वैल्यू से, ठीक है। अब इसका एग्जांपल इसको जरूर देखिएगा, एक एएफबी है और एक एलकेएच है, शेयर कैपिटल दोनों का 500 है, शेयर प्रीमियम दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल इक्विटीज, मार्केट प्राइस, ठीक है।
तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो निकालेंगे तो प्राइस क्या चल रहा है, 200 रुपया। ठीक है, पहले बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 9000 टोटल इक्विटी शेयर्स हुआ है, उसको डिवाइड कर दिए आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो बुक वैल्यू कितना आ रहा है, 198 AFB का, और LKH का 160। तो प्राइस क्या चल रहा है और बुक वैल्यू क्या चल रहा है उससे डिवाइड करेंगे, तो AFB का आ रहा है 1.01 और इसका आ रहा है 1.09। ठीक है, तो AFB लेस एक्सपेंसिव देन LKH फाइनेंस। ठीक है, क्लियर। केवल अपने को यहाँ पे टोटल इक्विटी को डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो बुक वैल्यू। ठीक है, जी, फिर उसको मार्केट प्राइस पर शेयर से फिर डिवाइड हाँ करना है। हाँ हाँ, बस सिंपल। इससे भी केस स्टडी आता है। ठीक है, कभी कभार ऐसे ही सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब इंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, तो इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेब्ट। ओके, जैसे अपना नेटवर्थ है 1 लाख, डेब्ट ऑन द बैलेंस शीट 1 लाख। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ, 1 + 1 2 लाख। इंटरप्राइज वैल्यू कैप मार्केट कैप, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ डेट, तो 2 लाख हुआ 6 लाख। अब इंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो ये अपन ने कैसे निकाला है, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 3 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि कितना जनरेट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। ठीक है, ओनली 1/3 ऑफ द ROC। ठीक है, जी, हाँ 1/3 हो जाएगा, 6 हाँ 6 लाख ठीक से है, ये हो जाए, डिवाइड हो जाएगा तो जी 45% ऑफ 2 lakhs और 15% ऑफ 6 lakhs, तब भी 1/3 आता है, 15 एकम 15, 15 तिये 45 इक्वल। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी डिपेंड अपॉन वेदर दिस इज एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल और नॉट। जैसे कोई इन्वेस्टर है जिसको 20% मिनिमम रिटर्न चाहिए, तो वो कभी भी 2.25 टाइम्स इंटरप्राइज वैल्यू के नहीं पे करना चाहेगा। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल, ये जो अपन ने निकाला है इसी को डिटेल किया है इसने यहाँ पे एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे नेट असेट्स वैल्यू अप्रोच। नेट असेट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज मार्केट वैल्यू ऑफ एंटाइटी असेट्स माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी। यानी कि असेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो नेट असेट वैल्यू आ जाता है। यहाँ NAV की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इसका ये नेट असेट वैल्यू है ना कि, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड वाला जो है उसका बात नहीं हो रहा है। वो नहीं है, वो उसमें भी नेट एसेट, उसका भी फुल फॉर्म सेम होता है, हाँ लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, मार्केट वैल्यू ऑफ एंटाइटी एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी, तो इसको माइनस कर देंगे तो नेट असेट्स वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाता है। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, प्राइस डिवाइडेड बाय एम्बेडेड वैल्यू। ये यूज होता है इंश्योरेंस कंपनीज में, ये याद रखिएगा बस। प्राइस डिवाइडेड बाय एम्बेडेड वैल्यू होता है लाइफ इंश्योरेंस। प्राइस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड बुक वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ असेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी, तो एडजस्टेड बुक वैल्यू। ठीक है, ये किस में यूज होता है, दिस मैट्रिक्स NBFC। ओके, और EV बाई कैपेसिटी ये किस में यूज होता है, ई कॉमर्स बेस्ड नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें निकालते हैं ना, उसमें। ठीक है, ऑल क्लियर। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आता है, ये थ्योरेटिकल है, ज्यादा कुछ ये नहीं जो है इसमें। ऊपर का सर बताया उसमें से वो तीनों को उस हिसाब से ही पढ़ लेने से होगा ना, बस जो बस है। बस, एक बार पढ़ लो अच्छे से, और याद रखना कि प्राइस एम्बेडेड किस में यूज होता है, एडजस्टेड बुक वैल्यू किस में यूज होती है। ठीक है,
तो रिलेटिव वैल्यूशन इंट्यूटिव है, हम हमेशा अपने ऑल टाइम करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं किसी ना किसी असेट को दूसरे असेट से, स्पेशली रियल एस्टेट में। ये बिल्डिंग यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू क्या है, बगल की बिल्डिंग है उसकी वैल्यू क्या है। हमेशा अपन अपना मूड बनाते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं। तो उसमें देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, एवरेज, हमेशा ये डिसाइड करते हैं ना कोई भी चीज हो। जी तो उसमें रिलेटिव वैल्यूएशन का यूज होता है। ठीक है, जी। सबसे ज्यादा ये रियल एस्टेट्स में ही यूज होता है। अब सम ऑफ द पार्ट, इसका फुल फॉर्म आता है ना, इसको ठीक है। सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन। इसमें आईटीसी और एलएनटी ये दो एग्जांपल बस हैं। इसमें एक कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेस, ठीक है, तो अलग अलग बिजनेस, जैसे एक कंपनी तो है उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस है, आईटीसी हो चाहे एलएनटी, हाँ, जैसे एक आईटीसी अम्ब्रेले का के। ही, हाँ, आईटीसी का ही मतलब कि होटल मैनेजमेंट, होटल, होटल वाले हाँ भी तो आ रहे तो, हो, बुक्स वगैरह, तो कॉपी वगैरह भी आता है, स्टेशनरी के सामान भी हाँ आईटीसी का। हाँ, तो अलग अलग, जैसे होटल का बिजनेस है उसका स्टेटमेंट अलग होगा, जी बुक कॉपी का अलग होगा, तंबाकू का अलग होगा। तो उन तीनों के अलग अलग उसको वैल्यू करके एक कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट निकालते हैं। स्टैंड अलोन पहले निकालते हैं, उसको जोड़ के फिर कॉन्सोलिडेट देते हैं कि आईटीसी के ओवरऑल वैल्यू कैसे है। तो सबको मिला के कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट निकाल के वहां से अपन देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये होता है सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यू करते हैं अपन ईच बिजनेस सेपरेटली और उसका सम कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। बस यही है सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, फिर अदर वैल्यूएशन ऑफ न्यू एज कंपनी, जैसे व्हाट्सअप है, जोमेटो है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, तो इसका कैसे निकालते हैं, इन सब बिजनेस का कैसे आप एनालाइज करोगे। तो आई बॉल कितना है, व्हाट्सअप के व्यूअर्स कितने हैं, पेज रिव्यू कितना है, फुटफॉल कितना है, एआरपीयू कितना है, नंबर ऑफ यूजर कितने हैं जोमेटो के, कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं डेली, रिव्यू पेज को कितने लोग कर रहे हैं, फेसबुक में कितने लोग वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं इसमें। ओके, बहुत सिंपल है। कुछ चीजें अपने को दिखती है, कुछ नहीं दिखती है। ठीक है, अपने को बस दिखना चाहिए कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, अल्टीमेट प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस सस्टेन कर जाता है तो ठीक है। और पब्लिक को, पीपल्स को क्या है कि अगर इन्वेस्टर को लगता है कि इनकी स्टोरी में दम है तो वो क्या कर बाय कर उसको लेते हैं। अडॉप्ट करते हैं। नहीं, अगर आपको कहानी पसंद नहीं आई तो डॉट कॉम बबल जैसी सिचुएशन भी बनती है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज। इफ अर्निंग पावर ऑफ बिजनेस इज हाई, बुक वैल्यू ऑफ शेयर कुड बी लेस इंपॉर्टेंट। ये कुछ है, ये भी आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, इसको छोड़ मत देना। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ लेना। ये क्या है कि सारांश है, बुक बुक समरी है, समझ गया, इस चैप्टर की। इक्विटी शेयर रिफ्लेक्ट पार्ट ओनरशिप इन बिजनेस। टू वैल्यू शेयर वी नीड टू वैल्यू इंटायर बिजनेस। ठीक है, EV and not the market cap is the true value of the firm for private owner. P for leverage firm may be deceptive क्योंकि डेप्थ लेवल उनका बहुत ज्यादा होता है। कॉन्सोलिडेटेड नंबर को ज्यादा देखना चाहिए, स्टैंड अलोन को नहीं। ROE को फोकस करना चाहिए, EPS को नहीं। ठीक है, EPS डजंट अकाउंट फॉर रिटेन अर्निंग। लीवरेज इंप्रूव होने से ROE इंप्रूव होता है, लेकिन ज्यादा लीवरेज रिस्की होता है, ये पॉइंट याद रखना। Differentiate between ROC and ROE. ROC reflect the true return on capital और ROE को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये भी पॉइंट याद रखना। ठीक है, कुछ भी अगर ROC ROE में आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो आपको उसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ROC ROE में कुछ ज्यादा आपको गड़बड़ कुछ लगता है, ऐसा कुछ चीज तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इसको छोड़ना मत। ऐसा नहीं है कि इसमें आते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी, कुछ भी कहीं से भी आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे चैप्टर 10 का रिवीजन भी क्लियर, ठीक है। इसके बाद 11 जो है तो उसमें कुछ खास है नहीं, एक दिन का है वो, लेकिन ये 11 को फॉर्मूला तो मैं फिर बता कल दूंगा। कल कराएंगे सर, 11 को कल करा दीजिए, वो शायद एक दिन का है, शायद क्लास में हाँ हो जाएगा। एक दिन का है और ज्यादा नहीं है, इसको आपको जो भी जो भी अगर मेरे को समझ में आएगा मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। एक दिन यानी 2 दिन का में भी, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये सब चीजें हैं ना, ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी काम आएगा चैप्टर 11 का। तो है थोड़ा चैप्टर बड़ा, लेकिन ठीक है, एक नहीं तो 2 दिन जाएगा, लेकिन कंप्लीट कर लेंगे अपन। सबसे बड़ा चैप्टर पता है चैप्टर 13 है, इतने लीगल पॉइंट दिए हुए हैं, और वो बोनस अंक है, वहां से आपको बोनस मिलेगा। मैं चैप्टर 13 में वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और एमसीक्यू, और हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। एमसीक्यू रिस्क कुछ एंड रिटर्न, दे दीजिए सर, आप दे दीजिए कुछ एमसीक्यू, ताकि मैं उसको पढ़ते के साथ साथ उसको भी देखें। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं है, मैं लाइव उसको करवाऊंगा और पूछूंगा आपसे क्वेश्चन की इसका अच्छा। आंसर क्या होता है, फिर दूंगा। मैं आपको एमसीक्यू दे दूंगा, आपको समझ यानी कि पूछना तो मेरा हक है ना, कितना पढ़े हो, क्या कितना जान रहे हो, हाँ है कि नहीं। हाँ, जी। मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले मैं उस लाइव आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। चैप्टर 12 ज्यादा बड़ा नहीं, चैप्टर 11 में ना 5 नंबर है, लेकिन 5 आउट ऑफ द 5 अपन ला सकते हैं। चैप्टर 10 ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना कि उसको धीरे धीरे पढ़ने में ही भलाई है। ठीक है, तो कल अपन चैप्टर 11 कर लेते हैं, फिर तो एमसीक्यू का जो बरसात होगा, फिर मैं देखता हूँ कि आप लोग एमसीक्यू एमसीक्यू इतना कर रहे हो, आप लोग इतनी अच्छी तैयारी की हो अभी चैप्टर 10 11 तक भी, तो एटलीस्ट मैं ये मानूंगा, चलो 10 11 के लिए तो आपको, आपके पास आपने नहीं किया होगा, लेकिन 9 तक तो आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, चैप्टर 1 to 9। तो 1 to 9 के बीच के जितने क्वेश्चंस है वो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। ठीक है। थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, ओके। ठीक है। और प्लीज आप स्लॉट बुक कर लीजिए, अब समय नहीं है अपने पास, कल कल के वरना दिन में आपको, स्लॉट हाँ बुक करता वरना हूँ, आपको एन एन। स्लॉट, हाँ वरना आपको स्लॉट मिलेगा भी नहीं, अगर आपने टाइमली बुक नहीं किया ना, तो जैसा दिख रहा है मेरे को, आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लोग देने वाले हैं एग्जाम, ऐसा मुझे फील होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है फिर भाई। मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड स्टडी नाइट, गुड अच्छे से नाइट। करिएगा, बाय। जी, बाय सर।